कल की क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में आपका प्रपोज हुआ था और उसको एस्टेब्लिश किया गया था 1 मार्च 2002 में। तो इस ही एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंडर ही हमारा BEE भी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। एंड जो आपका एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है उसमें कुछ चेंजेस किए गए और उसी चेंजेस को एक अलग से बिल में लेके आया गया जिसको बोला गया हमने एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2010। तो अमेंडमेंट बिल मीन्स कि एनर्जी कंजर्वेशन जो एक्ट आपका 2001 था उसमें जो भी चेंजेस हुए वो आपके इस 2010 वाले बिल में आ गए जिसको नाम दिया गया एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2010। तो हम उसमें देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आपके लेके आए गए। तो जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट आपका जो था 2001 वाला, उसमें क्या आता था कि गवर्नमेंट उसमें स्पेसिफाई कर सकती थी नॉर्म्स को एंड स्टैंडर्ड्स फॉर द डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए टू इम्प्रूव द एनर्जी एफिशिएंसीज, राइट। और सेम चीज़ कि जो अप्लाइंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कनेक्टेड हो रहे हैं उसकी एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए और कंजर्वेशन को इंप्रूव करने के लिए भी न्यू रूल्स या न्यू नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स क्या है वो डिसाइड होंगे। तो ये सब चीज़ें एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट में आती थी। तो ये सब कौन डिसाइड करता था? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसीज। और साथ के साथ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में क्या कहा गया था कि उसमें आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी will specify the qualification and certification procedure for the energy auditors and manager। तो जो भी वहाँ पर एनर्जी ऑडिटर्स किसी भी इंडस्ट्रीज़ में एनर्जी ऑडिट के लिए अपॉइंट किए होंगे या फिर एनर्जी मैनेजर्स हैं तो उनकी क्या क्वालिफिकेशंस रहनी चाहिए या क्या उनके सर्टिफिकेशन के प्रोसीजर्स होंगे वो सब BEE डिसाइड करेगी। और जो भी एनर्जी कंजर्वेशन है या एनर्जी एफिशिएंसी है या एनर्जी सेविंग हमने करनी है उसके लिए जो भी एक्टिविटीज़ रहेंगी, नॉर्म्स रहेंगी, रूल्स बनेंगे वो सब BEE डिसाइड करेगी। ये सब हमारा एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में कहा गया था। फिर जो बिल है, बिल आया आपका, जो बिल आपका है ये 2010 वाला बिल है जो अमेंडमेंट बिल जो आपका आया है। तो उसमें ये कहा गया कि जो उसमें आपके डिफरेंट कंजर्वेशन नॉर्म्स दिए गए बिल्डिंग्स के लिए। तो उसमें ऐसा कहा गया कि सिर्फ ओनली इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को ही नहीं हमने कंजर्व करना है बट बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर भी इस तरह का होना चाहिए कि वो एनर्जी सेविंग कर सके। तो एनर्जी कंजर्वेशन नॉर्म्स बिल्डिंग्स के लिए भी बनाए गए और उनको और जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है या इक्विपमेंट्स है उनके लिए वो एक सीरियसली उनको इम्पोज करना हर एक इंडस्ट्रीज़ में या कमर्शियल बिल्डिंग्स में जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो वो सब आपका इस ही बिल में 2010 वाले बिल में निकल के आई हैं चीज़ें। तो अमेंडमेंट बिल 2010 में ये चीज़ आपकी इंट्रोड्यूस हुई कि एक वहाँ पर बैलेंस बिठाना दो ट्रेड्स के बीच में। लाइक अगर आपका एक इंडस्ट्री ऐसी है कि जो हाईली एनर्जी एफिशिएंट है और दूसरी ऐसी इंडस्ट्री है कि जहाँ पर क्या है कि एनर्जी कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है और इवन वो एक्सीड कर रही है मैक्सिमम लिमिट जो भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है उस लिमिट को भी वो अगर एक्सीड कर रही है तो उन दोनों में एक म्यूचुअल कनेक्शन देना सो दैट कि जो भी आपकी इंडस्ट्री है जो मैक्सिमम कंजप्शन को एक्सीड कर रही है ताकि वो दूसरी वाली कंपनी से हेल्प लेके चीज़ों को ठीक कर सके। तो इसी के लिए इसमें ही बिल में ही इंट्रोड्यूस किया गया कि देयर विल बी पेनल्टीज़ फॉर द ऑफेंसेस। कि अगर कोई भी कंपनी या कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग है, अगर वो जो भी नॉर्म्स डिसाइड किए गए हैं उन नॉर्म्स को फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं तो उनको पेनल्टी पड़ेगी, उनको उसका फ़ाइन देना पड़ेगा। और जो भी कंपनीज उन नॉर्म्स को मीटअप कर रही है और एनर्जी कंजर्व कर रही है तो उनको उस चीज़ के लिए एप्रिसिएशन मिलेगी, ठीक है। और उसी के रिगार्डिंग जो भी अपील रहेगी वो सब वहाँ कहाँ सुनी जाएगी? ये सुनी जाएगी आपकी इलेक्ट्रिसिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में। तो ये जो भी ट्रिब्यूनल आपका आता है ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंडर आता है। तो जो भी अपील्स रहेगी तो यहाँ पर वो सब हियरिंग्स इस वाले ट्रिब्यूनल में हुआ करेगी।
तो ये सब कहा गया 2010 वाले एक्ट में। एंड देन इसमें एक और चीज़ ऐड हो गई आपकी कि अगर पहले क्या था कि जो आपका एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में उसमें कहा गया था कि ईसीबीसी जो कोड्स है, वो ईसीबीसी कोड्स क्या होता है, बिल्डिंग्स के लिए होते हैं। तो ये वाले ईसीबीसी कोड्स हमने एप्लीकेबल करने हैं उन बिल्डिंग्स में जिसका कनेक्टेड लोड 500 किलोवाट से ज़्यादा हो या फिर 600 केवीए से कॉन्ट्रैक्ट डिमांड उसकी अगर इससे ज़्यादा हो तो ईसीबीसी कोड वहाँ पर होना चाहिए फुलफिल, मतलब उसको अपनी किसी भी बिल्डिंग में उन्होंने यूज़ किया होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग वो बिल्डिंग डिज़ाइन होनी चाहिए। लेकिन अगर अब 2010 में क्या आ गया, 2010 वाले एक्ट में उन्होंने ये वाला जो कनेक्टेड लोड का था इन सब चीज़ों को चेंज करके इसने क्या बोल दिया कि जो भी आपका 100 किलोवाट से ज़्यादा की जो भी आपकी कमर्शियल बिल्डिंग्स रहेगी या फिर कॉन्ट्रैक्टेड डिमांड जिसका 120 केवीए से ज़्यादा रहेगा वहाँ पर ईसीबीसी कोड्स एप्लीकेबल होना चाहिए। तो उसने उसकी लिमिट को रिड्यूस कर दिया है। पहले 500 थी तो 500 से उसने 100 किलोवाट तक लिमिट आ गई है ईसीबीसी कोड्स को यूज़ करने की। तो ये सब अमेंडमेंट एक्ट 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ। अब उसी में ही क्या होगा कि अंडर दिस बिल the government will issue energy saving certificate to those industries whose energy conservation is less than the maximum allowed। तो जो भी आपकी मैक्सिमम लिमिट डिसाइड कर दी गई थी कि इतनी मैक्सिमम लिमिट है, तो अगर वो कोई भी इंडस्ट्री है उस मैक्सिमम लिमिट के विद इन रेंज में ही रह रहा है तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट मीन्स दिस इज़ अ एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो दिस इज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2010। और उसमें क्या चीज़ चेंजेस आए, और चेंजेस आए आपके कि अगर जो एनर्जी कंजप्शन है नॉर्म्स को अगर कोई फुलफिल नहीं कर रहा है, राइट, तो कोई भी अप्लायंस है, कोई भी इक्विपमेंट है, एनर्जी कंजर्वेशन उस पर नहीं हो रहा है या फिर एनर्जी एफिशिएंसी वो डिवाइस नहीं है, तो गवर्नमेंट उसको क्या कर सकती है, उसके मैन्युफैक्चरर्स को या फिर उसकी सेलिंग को और जो भी उसको परचेज़ करे उनको वो रोक लगा सकती है उस चीज़ पर। ठीक है। और पहले क्या होता था कि वो 2 साल तक के लिए उस पर रोक लग सकती थी। सपोज जैसे अगर आज कोई एक अप्लायंस है वो किसी नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर रहा है तो आज से अगले 2 साल मीन्स आज से जो भी काउंट करेंगे 2 साल तक, तो उस पर ये इम्पोज हो जाएगा कि इसका ना तो मैन्युफैक्चर ये कर सकते हैं ना इसका सेल कर सकते हैं। लेकिन इसी को ही 2010 वाले एक्ट में रिड्यूस कर दिया है 6 मंथ्स के लिए, कि 2 साल से हटाकर उसको सिर्फ 6 मंथ के लिए, कि 6 मंथ तक आप उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते या फिर आप उसको सेल नहीं कर सकते, और वो ही एक्सटेंड भी हो सकता है आगे अगले 6 साल तक के लिए भी। तो नेक्स्ट और चीज़ इसमें क्या ऐड हुई कि जो पेनल्टी अगर लगेगी, अगर कोई भी उन नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर रहा है, जो कमर्शियल बिल्डिंग्स है, इंडस्ट्रीज़ है, अगर वो नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर रही है तो उनको पेनल्टी लगेगी 10 लाख की। ठीक है। तो पहले ये 10,000 हुआ करती थी, अब ये हो गई है 10 लाख की पेनल्टी लगेगी उनको। और जब से अगर उन्होंने उन जिस भी वजह से उनको पेनल्टी लगी है उन्होंने अगर उस चीज़ को ठीक नहीं कराया तो हर एक दिन का उनको 10,000 और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो पहले ये 1,000 हुआ करता था, हर एक दिन जो इंक्रीज़ होता रहता है, तो नाउ इट इज़ 10,000, ताकि कि जो भी इंडस्ट्री है एनर्जी कंजप्शन अगर ज़्यादा कर रही है और उस पर कंजर्व नहीं कर रही है तो उस पर वो इम्प्रूव कर सके, इसीलिए इतना ज़्यादा पेनल्टीज़ और इतनी ज़्यादा फ़ाइन उसको इम्पोज किया गया है। और नेक्स्ट क्या है कि पहले यहाँ पर अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर एनर्जी कंजर्वेशन पर जो भी हियरिंग्स रहती थी, जो भी सुनवाई होती थी, वो इस वाली जगह होती थी। ठीक है। और ये बना हुआ था आपका एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंडर। लेकिन अमेंडमेंट एक्ट 2010 में बोला गया कि जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आपका 2003 है उसके अंडर जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल जो एस्टेब्लिश हुआ है उसके अंडर ही सारी की सारी हियरिंग्स रहेगी रिगार्डिंग एनर्जी कंजर्वेशन। जो भी जैसे पेनल्टी लगी है उन इंडस्ट्रीज़ की अगर हियरिंग्स हो रही है या फिर अपनी तरफ से वो कुछ अपील करना चाह रहे हैं तो वो सब इस वाले ट्रिब्यूनल में होगी, जो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंडर जो बना था उसके अंडर। और इसमें क्या चेंजेस आए हैं
इस बिल ने चेंजेस लेके आया है कि जो डायरेक्टर जनरल है आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसीज का, उसका टर्म बढ़ा दिया गया है 3 साल से 5 साल तक। तो 5 साल तक आपका डायरेक्टर जनरल सेम रहेगा बीई का, और जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसीज है वही अपने ऑफिसर्स और स्टाफ को अपॉइंट करेगा। तो पहले था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकते हैं, लेकिन देयर इज़ अ नो इंटरवीन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनली ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी विल अपॉइंट द ऑफिसर्स एंड स्टाफ टू देयर डिपार्टमेंट। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग। स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग, तो स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग एक मेन पार्ट है आपका एनर्जी एफिशिएंसी एक्टिविटी का। एनर्जी एफिशिएंसी हमने बढ़ानी है, एनर्जी कंजर्वेशन करनी है, तो उसका एक मेन पार्ट है स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग, जिसमें हम एक लिमिट डिसाइड कर देते हैं कि अगर ये इस लिमिट के इस रेंज के विद इन है तो भाई ये एनर्जी एफिशिएंट है, अगर ये इस रेंज के बाहर चला जाता है तो एनर्जी एफिशिएंट नहीं है। तो स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग में हमारी क्या चीज़ें आ जाती है, तो मेन इसका काम क्या होता है, स्टैंडर्ड्स और लेबलिंग करने का काम क्यों हम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। तो मेन तो ये है कि इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर एनर्जी यूटिलाइजेशन टू कंज्यूमर। तो मेन चीज़ ये क्या बताता है कि कोई भी इक्विपमेंट है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ताकि एक कंज्यूमर को उससे आइडिया लग जाए कि ये इतना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो ये मेरे लिए सूटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, कि मैं उसका बिल पे कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। सेकेंड चीज़, हेल्प कंज्यूमर टू रिड्यूस एनर्जी बिल, तो उसी के अकॉर्डिंग वो उसको बाय करेगा कंज्यूमर, कि वो अगर एनर्जी कंजप्शन उसकी कम है तो ऑब्वियसली उसका बिल भी कम ही देना पड़ेगा। सेकंड, रिड्यूस पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन भी उससे रिड्यूस हो जाएगा। क्यों, जैसे आपके एसी रहते हैं या फिर रेफ्रिजरेटर, उसमें क्या होता है, CO2 इमिशन रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस हो जाती है। तो एनर्जी एफिशिएंट वाले में आपके क्या है, एनर्जी कंजप्शन तो कम होगी ही, साथ में उसमें इस तरह से प्रोविज़न भी होगा कि आपकी जो जो भी अदर गैसेस है, जो हार्मफुल गैसेस है, उनका इमिशन भी कम हो। तो ऑटोमेटिकली दैट थिंग्स ऑल्सो कम इन अंडर द एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस। तो CO2 कम हो गया, मीन्स प्रोडक्शन ऑफ पॉल्यूशन जो भी हो रहा था वो रिड्यूस हो जाएगा, एंड इट विल सेव एनर्जी, फाइनली वो एनर्जी सेव करेगी। तो इसीलिए हमारी ये इंपॉर्टेंस रहती है स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग्स की। और इंडिया में हम जनरली जो भी रेटिंग कराते हैं एनर्जी कंजप्शन, यानी कि कोई भी इक्विपमेंट है कितना एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम जो रेटिंग करते हैं वो करते हैं हम 1 से 5 के स्केल पर, मतलब 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, इस बेसिस पे हम करते हैं, और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल स्टार्स, ठीक है। और जितना ही ज़्यादा स्टार रहेगा, मतलब अगर 5 स्टार है तो उसके कहने का क्या मतलब है कि इसकी एनर्जी कंजप्शन बहुत कम है, बहुत कम है, और एनर्जी सेविंग बहुत ज़्यादा है, मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत कम आएगा, और जो भी आप बिजली ले रहे हो इसको चलाने में वो बहुत ही कम है। तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट रहेगा। और जो जिसके जितने कम स्टार्स रहेंगे उसमें कहने का क्या मतलब है कि लेस स्टार, अगर आपका सपोज 1 है, 1 स्टार है, इसका कहने का क्या मतलब है कि ये एनर्जी को ज़्यादा कंज्यूम करेगा, एनर्जी कंजप्शन इसकी ज़्यादा रहेगी, और एनर्जी सेविंग इसकी कम होगी, और एनर्जी एफिशिएंसी भी इसकी कम रहेगी एज़ कम्पेयर टू आपका 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार एंड 5 स्टार। तो मतलब जितना ज़्यादा स्टार करेगा उतना ही वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उतनी ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी उसमें सेव होगी। तो जो कंसेप्ट ऑफ स्टार रेटिंग, तो स्टार रेटिंग क्यों आया, तो मोस्टली स्टार रेटिंग्स को हमने इसीलिए लेबल किया है कि जैसे आपका क्लाइमेट चेंज बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, तो इन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे जो एसी वगैरह है या रेफ्रिजरेटर है वो क्या CO2 इमिशंस करते हैं, तो इन चीज़ों का प्रोडक्शन कम हो तो हम सोलर पे और विंड एनर्जीज़ पर आए। तो और ये चीज़ हम चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन हमारा अभी तक क्या है कि सोलर और विंड पूरी तरह से नहीं एस्टेब्लिश हो पाया है, तो इतना हम सेव कर भी नहीं पाए एनर्जी। तो मेन फोकस आ जाता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसीज का कि जित जो भी एनर्जी हमारे पास एट प्रेजेंट है,
तो उसको ही हम एक अच्छे वे में यूटिलाइज़ कर सकें, उसमें ही हम एनर्जी सेविंग भी कर सकें, एनर्जी वहाँ पर कंजर्व भी कर सकें और वहाँ पर एफिशिएंट एनर्जी का यूज़ भी कर सकें। तो इसीलिए स्टार रेटिंग्स आता है कि जो एक रेंज बता देता है कि जो भी आप एनर्जी को यूज़ कर रहे हो, ये आपके जो आप कर रही है एनर्जी को कंजर्व कर रही है या नहीं कर रही है, एनर्जी एफिशिएंट है या नहीं है। तो आपका जो मेन स्टार रेटिंग है, तो स्टार रेटिंग क्या होता है? द स्टार रेटिंग इज़ अ मेजर ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ एन अप्लायंस। तो एक तरह से वो कोई भी अप्लायंस आपका है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो भी है, वो उसका क्या मेजर करती है? एनर्जी एफिशिएंसी, कि उस पर कितनी एनर्जी एफिशिएंसी है, कितना वो एफिशिएंट है वो। और उसको हम किस पे काउंट करते हैं? इट इज़ अ 5 point scale where higher the rating, lower is the energy consumption and hence better is the saving। तो एनर्जी जो स्टार रेटिंग है वो हम 5 के स्केल तक करते हैं, मीन्स 5 point स्केल तक हम उसको करते हैं, जिसमें कहने का क्या मतलब है कि उसकी जितनी ज़्यादा हाई रेटिंग रहेगी वो उसकी उतनी ही कम एनर्जी कंज्यूम वो करेगा और उतनी ही ज़्यादा उसमें सेविंग रहेगी। कंज्यूम मतलब जो उसने ले रहा है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी वो ले रहा है वो उतनी कम लेगा जितनी ज़्यादा रेटिंग्स रहेगी, और सेव उतनी ही ज़्यादा एनर्जी को वो सेव करेगा। ठीक है, तो आपका आता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पीई स्टार रेटिंग। तो ये जो भी स्टार रेटिंग्स आपकी दी जाती है, ये स्टार रेटिंग आपको कौन देता है? बीईई देता है। हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की जो भी स्टार रेटिंग है वो बीईई डिसाइड करती है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो ये बीई डिसाइड करेगी स्टार रेटिंग, और ये ऐसा नहीं होता है कि ये फिक्स्ड हो गया कि सपोज़ 1 स्टार है तो उसका फिक्स हो गया कि भाई इतने ही, सपोज़ कि 100 मेगावाट ही ये 1 साल में कंज्यूम करेगा। ऐसा नहीं होता कि फिक्स हो जाता है, ये चीज़ चेंज होती रहती है हर एक साल में, या फिर कुछ ड्यूरेशन के बाद ये रेटिंग्स चेंज होती रहती हैं, क्योंकि न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आती रहती है आपके, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती है। तो ये जो रेटिंग्स है, ये जो स्टार रेटिंग्स है, ये भी चेंज होते रहते हैं। और ये चेंज करने वाला कौन होता है? बीईई, और डिसाइड करने वाला भी बीईई ही होता है। तो इसका पर्पस हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि पर्पस इसका क्या है। एक तरह से पर्पस आपका ये रहता है कि सिंपल is to educate and inform the consumer about the energy efficiency of the product which they are buying। मतलब जो भी कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर्स को उसके बारे में एजुकेट करना, उनको बताना कि आप जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसकी एनर्जी एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है, उसका आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या लॉस होने वाला है, उसकी उनको नॉलेज रहे। ठीक है, एट अ वन ग्लैंस, की एक ही तरह से बस देख के ही वो थोड़ा बहुत उससे अंदाज़ा लगा सके। ऐसे नहीं कि पूरा उसके अंदर उसकी पूरी मैकेनिज़्म को समझ के फिर पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं कि क्या सेविंग हो रही है क्या नहीं, बस एक देख कर ही वो थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सके, इसीलिए स्टार रेटिंग्स की जाती है। और ये मोस्टली आपके क्या है? एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन्स में जनरली देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब आपके पास, अब हम जो ये है कि हाउ इज़ बीईई रेटिंग डिसाइडेड, कैसे हम डिसाइड करते हैं? तो जो बीईई स्टार रेटिंग्स है वो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ही डिसाइड करता है, और मोस्टली ये हम इसमें किस तरह से देखते हैं कि वो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो ये सिर्फ उसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता कि ये कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है और तब हमने स्टार रेटिंग दे दी, नो। सिर्फ ये एक ही फैक्टर पर नहीं डिपेंड करता, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लाइक आपके जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है कि एक रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर को अगर हमने स्टार रेटिंग करवानी है तो उसमें हम क्या देखेंगे? पहले तो एक ये चीज़ रहेगा कि कितनी एनर्जी वो यूज़ कर रहा है, और दूसरा उसकी वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम पर भी वो डिपेंड करेगा कि रेफ्रिजरेटर की वॉल्यूम क्या है, और साथ के साथ वो पूरा एनुअल कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो डिपेंड करेगा उसका एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर से भी मल्टीप्लाई करके, या एनुअल एनर्जी यूज़, एडजस्टेड स्टोरेज वॉल्यूम कितना है, कांस्टेंट फिक्स्ड अलाउंस कितना है, ये सब कैलकुलेट करने के बाद हमारी स्टार रेटिंग निकल के आती है। तो इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ एक ही पॉइंट निकल के आ जाएगा कि भाई ये कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो वो स्टार रेटिंग है, नो। वो तो ऑलरेडी पॉइंट एक है ही, लेकिन इसी के साथ साथ इसमें अदर पॉइंट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं कि वो किस पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है।
तो भी स्टार रेटिंग्स उसका मतलब स्टार रेटिंग का फ़र्क उसमें भी पड़ता है। या फिर वो सपोज़ अगर रेफ्रिजरेटर है तो उसका वॉल्यूम कितना है उस पर डिपेंड करेगा। अगर सपोज़ आपका एसी है तो वो कितने टन का एसी है तो उसकी स्टार रेटिंग अलग रहेगी। तो इट विल डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर अगर आप स्टार रेटिंग डिसाइड कर रहे हैं तो। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो स्टार रेटिंग्स रहती है वो सिर्फ स्टार रेटिंग्स जो रहेगी वो ऐसा नहीं है कि वो एक ही फैक्टर पर डिपेंड कर रही है या फिर आप वो सिर्फ एक साल वो ऐसा है कि वो एक साल में जो डिसाइड होगी वो फिर हमेशा पूरे टाइम वैसी ही स्टार रेटिंग चलेगी। तो स्टार रेटिंग आपकी जो रहते हैं वो चेंज होते रहते हैं, उनकी जो नॉर्म्स रहते हैं उनकी जो भी स्टैंडर्ड्स डिसाइड किया जाता है वो हर साल भी बीईई क्या है अपडेट करता रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहते हैं। सपोज़ आपका ये है कि एक 3 स्टार का आपका रेफ्रिजरेटर है, एक 4 स्टार का रेफ्रिजरेटर है और दोनों का ब्रांड क्या है, वर्लपूल का ही है। और कैपेसिटी मतलब इसकी जो वॉल्यूम है ये 292 लीटर्स का है, ये भी 292 लीटर्स का है। तो यहाँ पर देखो कि प्राइस 3 स्टार का कम है और 4 स्टार का आपका ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो 3 स्टार है उसमें आपकी एनर्जी सेविंग कम है और 4 स्टार में आपकी एनर्जी सेविंग ज़्यादा हो रही है, आप ज़्यादा एनर्जी को सेव कर रहे हो। तो उसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी यूज़ की गई होगी और इसमें क्या होगा, अदर फैक्टर्स भी इसमें बहुत ज़्यादा इंक्लूड हुए होंगे इसी वजह से। तो इसमें एनर्जी कंजप्शन कम हुई होगी। ठीक है, तो इसीलिए इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ जाती है और एनर्जी सेविंग इसमें ज़्यादा होती है। तो इसीलिए मतलब हम प्रेफर करते हैं कि ज़्यादातर हम मोर स्टार रेटिंग्स को यूज़ करें, क्योंकि जो भी हम ऐसे डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वो ऐसा नहीं होता कि हम उसको बार बार खरीद रहे हैं, और वो ऐसे होते हैं कि लॉन्ग टर्म चलते हैं। अब आपका रेफ्रिजरेटर है वो पूरा दिन चलता रहता है, पूरी रात चलता रहता है। तो ज़्यादातर रिक्वायरमेंट होती है कि ऐसे डिवाइस में हम एनर्जी को कंजर्व कर सके। ठीक है, और हम अपना बिल भी बचा सके। फिर आपके जो एनर्जी रेटिंग्स होते हैं वो 2 टाइप्स के रहते हैं, एक बिग लेवल और एक होता है आपका स्मॉल लेवल। बिग लेवल में क्या होता है कि आपकी इस तरह से रेटिंग्स दी जाती है, ये 1 2 3 4 5। अब इसमें यहाँ तक इसको 3 तक ब्लैक कर दिया तो मीन्स ये 3 स्टार रेटिंग का है। और यहाँ पर इसकी एनर्जी बताई जाती है कि 3.21, इतने तक ये पूरा ईयर तक एनर्जी कितना ये कंज्यूम करेगा एक साल में, मीन्स एनुअली कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो इसमें शो करते हैं। एंड देन यहाँ पर ब्रांड का नेम रहता है इसमें और मॉडल का नंबर रहता है और इसकी कैपेसिटी, इसकी पूरी डिटेल दी जाती है। मतलब यहाँ पे अगर आपका बिग लेवल रहता है और यहाँ पर बीई का लोगो रहता है, बीई का लोगो भी यहाँ पर होता है। ठीक है, और मैन्युफैक्चरर की डिटेल इसमें दी जाती है। तो ये सब आपका कब आता है, बिग लेवल में। बिग लेवल में अगर हम स्मॉल लेवल की बात करते हैं तो ये देखो आपका बिग लेवल में ही इस तरह से ये 1 स्टार रेटिंग का है और ये आपका कौन सी कितनी स्टार का है, दिस इज़ 4 स्टार रेटिंग्स का है। सेकंड वाला ये 4 स्टार रेटिंग का है, ये आपका 1 स्टार रेटिंग का है। तो इसमें ही देख लेते हैं डिफरेंस कि 1 स्टार रेटिंग की जो एनर्जी कंजप्शन है 1059 यूनिट्स है, मतलब 1059 किलो वॉट पर आवर्स। इतना इतना आपका एक साल में कंज्यूम कर रहा है, जबकि अगर आपका 4 स्टार का है तो सिर्फ 383 यूनिट्स को वो एक साल में कंज्यूम कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ कर रहा है, तो आप यहाँ पर एनर्जी को बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हैं। तो आपका बिजली का जो बिल आने वाला है वो बहुत ही कम आएगा अगर आप 4 स्टार रेटिंग्स का यूज़ करते हो तो। एंड देन आपका है स्मॉल लेवल। स्मॉल लेवल में जस्ट आपके पास क्या होता है कि यूजुअली डोंट कंज्यूम मोर एनर्जी, ये क्या है ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं करते स्मॉल लेवल्स। उनमें हम इनको लगाते हैं जैसे सीलिंग फैंस है, ट्यूबलाइट है, कंप्यूटर्स है वहाँ पर। और उसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी जाती है, जस्ट उसमें कि कितना एनर्जी कंजप्शन रहेगा और नॉर्मल स्टार रेटिंग वैसे दी जाती है। फॉर एग्जांपल आपकी ये है, तो इसमें ना तो मैन्युफैक्चरर के बारे में बताया गया है, ना ही मॉडल नंबर बताया है इसमें, ना ही अदर डिटेल्स इसमें दी गई है। सिर्फ कितना एनर्जी कंजप्शन रहेगा पर साल, तो सिर्फ वो रेटिंग्स इसमें दे दी गई है। तो आपके स्मॉल लेवल्स रहते हैं। या फिर जैसे अगर आपके लैंप में भी यूज़ हुआ है तो ये देखो स्टार रेटिंग्स ये जो डिसाइड की है ये 1 जुलाई 2018 से
30 जून 2023 तक है, ये फ्लोरोसेंट लैम्प्स में लगी है, तो ये तब तक के लिए ही वैलिड है। उसके बाद ये स्टार रेटिंग से अलग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर 1 स्टार रेटिंग की ट्यूबलाइट है तो वो कितने ल्यूमेंस पर वॉट ले रही है, 65 से 75 तक, या 2 स्टार है तो वो इसकी रेंज इतनी है। इस तरह से ये आपकी स्टार रेटिंग्स रहती है। और इसके जो प्रोडक्ट्स है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर स्टार रेटिंग। स्टार रेटिंग्स में कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, अवेलेबल है इंडिया में अभी तक जो अवेलेबल से आपके ये है, एयर कंडीशनर्स है, सीलिंग फैन है, कंप्यूटर, टेलीविज़न, आपका रेफ्रिजरेटर्स है, और वॉशिंग मशीन्स आपके आ जाती है, या फिर जैसे क्या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, पंप है, रेफ्रिजरेटर्स आपके आगे, इंडस्ट्रियल मोटर्स आ जाती है, सबमर्सिबल पंप्स हैं। ये सब आपकी क्या स्टार रेटिंग्स में रहती है। ठीक है, रूम में एयर कंडीशनर है, वॉशिंग मशीन है, एलईडी लैम्प्स है, डोमेस्टिक गैस स्टोव है, एग्रीकल्चर पंप सेट है, दीज आर ऑल्सो ऑल कम अंडर दी स्टार रेटिंग्स। तो स्टार रेटिंग के प्रोडक्ट्स है, जनरली आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि नेम दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर स्टार रेटिंग। तो आप उसमें इनमें से कोई भी एग्जांपल लिख के दे सकते हो। तो सिर्फ अभी तक इतना ही, एंड आई थिंक आपकी सेकंड यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।